Hello guys, my name is Ankit. Welcome to the another lecture of the gravitation series. This is lecture number 6. जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और ये है चैनल का लिंक, इस टेलीग्राम चैनल का लिंक है ये। और इस लिंक पर जाके आपको लेक्चर की पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, पुराने लेक्चर्स के लिंक और वीडियोस भी वगैरह, वीडियोस के लिंक और पीडीएफ लेक्चर की मिल जाएगी। ठीक है, ये रहा टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये चैनल है, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6। आई होप आपको लेक्चर चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कमेंट करा करो अच्छे से, इतने आलसी हो गए आजकल के बच्चे, इमोजी बना देंगे। ठीक है भाई, दो चार शब्द उसमें लिखो अच्छे से, जो आपको महसूस हुआ है लेक्चर देखने के बाद वो लिखो। अच्छा लगा है नाइस लेक्चर, बेकार लगा है बैड लेक्चर, उसमें पूरा वर्ड लिखो। इतने आलसी हो गए हैं कि इमोजी बना देंगे, ये लो। ठीक है, चलो शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, घंटी बजा दो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहाँ तक की बात हो गई थी लास्ट क्लास में हमने इफेक्ट देख लिया था, रोटेशन का इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसका एक फॉर्मूला आया था हमारा। क्या फॉर्मूला आया था? फॉर्मूला क्या आया था? जी लेमडा, मतलब एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ये अगर अर्थ है, ठीक है, हाँ भाई, ये अर्थ की पोलर एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है कितने से? ओमेगा एंगल से। ठीक है, ये अर्थ का इक्वेटर है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी लेमडा एंगल, ये रहा मास एम, ये बॉडी अगर लैटिट्यूड बना रही है, लेमडा एंगल बना रही है इक्वेटर से, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, तो इस और अर्थ घूम रही है, अर्थ घूम भी रही है। तो जो नेट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है वो सेंटर की तरफ नहीं आता, वो थोड़ा सा इस तरफ आता है, इसको बोल दिया मैंने जी लेमडा। और कितना आता है जी लेमडा इज इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर रेडियस ऑफ द अर्थ टाइम्स ऑफ द कॉस स्क्वायर लेमडा। यहाँ तक की बात हो गई थी। जिसने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले पुराने लेक्चर देखो, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। नहीं आएगी तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, जो भी डाउट होगा मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले उसको ले लूंगा। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला आया था। आज इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड को। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया था। ओके, चलो अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके ऊपर। अच्छा ठीक है, उससे पहले ये बताओ, पोल पे कितनी आई थी? पोल पे जी कितनी आई थी? पोल मतलब ये रहा पोल है ना, यही तो पोल है। पोल पे लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। यहाँ पुट कर दूं cos 90 जीरो हो जाएगा। पोल पे जो वैल्यू आई थी ये वाला cos 90 जीरो हो जाता है, तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो जो पोल पे जो वैल्यू आई थी वो जी आई थी। और इक्वेटर पे जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी? इक्वेटर पे देखूंगा ना तो लेमडा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। यहाँ cos 0 पुट कर दूंगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये वाला टर्म 1 हो जाएगा। तो कितनी आ जाएगी? जी को जी माइनस ओमेगा स्क्वायर रेडियस ऑफ द अर्थ। और हमने देखा था पोल पर माइनस इक्वेटर पर, दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कर दोगे तो बेटा जी से जी कट जाएगा और यही बचेगा। लास्ट क्लास में बता दिया था तो इसको जल्दी से लिख देता हूं। ठीक है, पोल पर जी और इक्वेटर पे जी, दोनों का डिफरेंस कितना आता था? ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अब। ठीक है, तो कैलकुलेट, पॉज करके पढ़ लो, ट्राई भी कर लो, मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक, कैलकुलेट एन इमेजिनरी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ फॉर द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर बिकम्स 0। मतलब जो इक्वेटर पे जी है वो 0 हो जाए। ठीक है, इन दिस कंडीशन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि अर्थ को कितनी स्पीड से घूमना चाहिए जिससे कि इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 0 हो जाए। तो इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना आता है? इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आता है? अभी फॉर्मूला देखा था, ये रहा इक्वेटर वाला। ठीक है, तो जी माइनस तो जी एट द इक्वेटर इज इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ को कितनी तेजी से घूमना है कि इक्वेटर पे जी 0 हो जाए? तो यानी कि इक्वेटर पे जी 0 हो जाए, यानी कि ये वाला जीरो जीरो हो जाए इक्वेटर पे जी 0 हो गया। ठीक है भाई, तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। ठीक है,
तो ओमेगा जी इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर ई। ठीक है भाई। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, जी अपॉन आर ई, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ जी अपॉन आर ई। ठीक है, इतना होना चाहिए। जी क्या है, स्मॉल जी क्या है बेटा, ये क्या चीज है, ये जी जो है सरफेस का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जब भी अर्थ रोटेट नहीं कर रही है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8, हमने देखा था पुराने लेक्चर में। ठीक है, ओके। तो ओमेगा ओमेगा कितना 9.8, रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन होगी। अच्छा, जी की वैल्यू भी गिवन है 10, और रेडियस ऑफ अर्थ भी गिवन है 6400 किलोमीटर में। बेटा इसको मीटर में हम रखेंगे क्योंकि जी हमारा मीटर पर सेकंड में है, तो यहां पर रखते हैं जी की वैल्यू 10, और रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर है, तो 10⁻³ करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और ये हो गया बेटा ओमेगा। बोलो, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1.25 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक, सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक चीज और पूछिए। ठीक है, मतलब अगर अर्थ इतने की एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगी तो जी की वैल्यू इक्वेटर पे 0 हो जाएगी, मतलब वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाएगी इक्वेटर पे। ठीक है, तो अगर इतनी स्पीड से घूमेगी तो एक दिन कितनी देर में कंप्लीट होगा, ये पूछा है। लेंथ ऑफ द डे पूछी है घंटों में, मतलब एक दिन कितने घंटे का होगा तब ये पूछा है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, 2 पाई अपॉन टी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 10⁻³ ठीक है भाई। अच्छा, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, टाइम पीरियड आ गया बेटा 1 पॉइंट, अच्छा ये आ जाएगा बेटा आपका सेकेंड्स में आ जाएगा, लेकिन आपको पूछा घंटे में है, ये रहा। आपको तो आवर्स में पूछा है, आवर्स में पूछा है तो क्या करोगे, 360 का डिवाइड कर दोगे 360 का, अगली लाइन से करता हूँ। ठीक है, 5024 डिवाइडेड बाय 3600 का डिवाइड करना पड़ेगा, आई एम सॉरी, ये घंटा हो जाएगा, तो टाइम कितना आ जाएगा 1.4 आवर्स आ जाएगा। ठीक, सिंपल था क्वेश्चन, कोई ज्यादा कुछ है नहीं। चीजों को रिवाइज करते चलो, भूल जाओगे। ग्रेविटेशन जो फील्ड आएगी ना, वही चीज आपकी बिल्कुल सेम टू सेम 12th क्लास में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह चलेगी, तो अच्छे से पढ़ लेना ग्रेविटेशन फील्ड वगैरह को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉज करके पढ़ लो, ट्राई कर लो। ठीक, चलो, डिटरमाइन द स्पीड विद विच the earth would have to rotate on its axis so that the person on the equator would wait इतना। अब ये बताना है कि अर्थ को कितनी स्पीड से घूमना पड़े, कितनी स्पीड से घूमे, सो दैट जो आदमी इक्वेटर पे जो आदमी खड़ा है उसका जो वेट है वो कितना है, 3/5 हो जाए पुराने वेट का, और पहले वेट का मतलब ओरिजिनल वेट का 3/5 हो जाए। ठीक है, कम हो जाता है ना जब अर्थ घूमती है, तो जो जी है वो कम हो जाता है, तो कितनी स्पीड से घूमे सो दैट उसका जो वेट है वो कितना हो जाए, 3/5 हो जाए ओरिजिनल वेट के। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, इक्वेटर पे आदमी, इक्वेटर पे आदमी, तो जी इक्वेटर पे कितना होगा, जी इक्वेटर पे कितना होता है, अभी फॉर्मूला देखा, अभी फॉर्मूला देखा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ दी आर ई इक्वेटर पे। ये कैसे आया फॉर्मूला, सर अभी तो देखा था, ये वाला फॉर्मूले में, ये रहा जी ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर पर लेमडा की वैल्यू 0 पुट कर दी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला लिख दे, यानी इक्वेटर पर आपका जी इतना आता है। ठीक है भाई, ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब क्या करना है, ठीक है, अब आपका जो इक्वेटर पे वेट है, इक्वेटर का जो वेट है, इक्वेटर पे जो वेट है 3/5 हो गया, मतलब वेट हो गया, वेट क्या होता है m इंटू जी। ठीक है, तो अब हम लिख लेते, अच्छा तो यहां लिख लेता हूं मैं, जो वेट है इक्वेटर पर, इक्वेटर पे वो कितना हो जाएगा, 3/5 ऑफ द ओरिजिनल वेट, ओरिजिनल वेट। ठीक है भाई, इक्वेटर पे वेट कितना हो जाएगा, मास टाइम्स ऑफ द इक्वेटर पे जी, ओरिजिनल वेट कितना हो जाएगा, मास टाइम्स ऑफ द जी। ठीक, चलो, तो मास से मास गया, तो इक्वेटर पे जी कितना आ गया, 3/5 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल जी। ठीक है, चलो, तो अब इस वाली वैल्यू को यहां पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 3/5 जी इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लो, अब खत्म हो गया। ठीक है, इस पूरे टर्म को, इस पूरे टर्म को इधर ले आओ, इस वाले टर्म को इधर ले जाओ, तो क्या बचा,
ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर ई दैट इज इक्वल जी माइनस 3/5 स्मॉल जी। ठीक, ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर ई। अच्छा ये कितना हो गया भाई, एलसीएम ले लेंगे तो 2/5 टाइम्स ऑफ जी बचेगा। ठीक है, ठीक है। चलो अब वैल्यू पुट करेंगे। जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है 9.8 और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू गिवन है 6400। ठीक है, चलेंगे। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, 2g डिवाइडेड बाय 5 RE। ठीक है, तो ओमेगा कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 2g डिवाइडेड बाय 5RE। ठीक है भाई, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 2g की वैल्यू 9.8, बहुत बढ़िया। 5RE की वैल्यू 6400 किलोमीटर होती है बेटा, किलोमीटर होती है तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। किलोमीटर में है, किलोमीटर में है, याद करनी पड़ेगी ये वैल्यू, रेडियस ऑफ द अर्थ, तो हमने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, चलेंगे। तो अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 7.8 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन पर सेकेंड। खत्म, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसके ऊपर सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए भी दे दूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉज करके पढ़ ले और ट्राई कर लो। ठीक है, इफ द अर्थ वर अ परफेक्ट स्फीयर, ठीक है, जिसकी रेडियस दे रखी है इतनी, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद अ पीरियड ऑफ 1 डे, मतलब ये रखा है इतने सेकंड, मतलब एक चक्कर अर्थ को एक रोटेशन करने में इतना सेकंड लगता है। ठीक है, हाउ मच वुड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफर फ्रॉम द पोल्स एंड द इक्वेटर। ओ हो, पोल और इक्वेटर में डिफरेंस कितना होता है, जी एट पोल्स और जी एट इक्वेटर में डिफरेंस कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर आर ई का होता है, लास्ट क्लास में देखा, फॉर्मूला में पता ही है। ठीक है भाई, तो जी आपको डिफरेंस ही निकालना है, डिफरेंस ही निकालना है, यानी कि पोल पर जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी और इक्वेटर पे है वो वही निकालना है, वही निकालना है, और यही होता है हमारा किसके बराबर, और यही तो हमारा ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ दी रेडियस ऑफ दी अर्थ के बराबर होता है ना। चलो भाई, तो ओमेगा नहीं पता, रेडियस ऑफ दी अर्थ तो पता है, रेडियस ऑफ दी अर्थ तो पता ही है, ओमेगा सॉरी रे रहा ओमेगा नहीं पता, लेकिन टाइम पीरियड तो पता है। ओमेगा क्या होता है, टी पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी। ठीक है ना, गिवन क्या है, चलो तुम्हारे लिए लिख लेता हूँ गिवन, इतना लिखना नहीं होता वैसे, जल्दी 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 करना होता है गिवन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ दी अर्थ गिवन है कितनी, 6.37 इंटू 10⁻⁶मीटर। ठीक है भाई, टाइम पीरियड दे रखा है, कितना दे रखा है टाइम पीरियड, ये रहा टाइम पीरियड 8.64 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। ठीक है, तो ओमेगा निकाल लेंगे, ओमेगा निकाल लेंगे, कितना होगा ओमेगा, 2 पाई अपॉन टी आता है ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा 2 पाई, टी की वैल्यू 8 पॉइंट, अरे टी की वैल्यू पुट कर देंगे अच्छे से, ले रही ये पुट कर दी 2 पाई अपॉन टी। ठीक, चल भाई 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेंगे, सेकंड ये नहीं लिखता। ठीक, ठीक, अब ओमेगा की वैल्यू पता चल गई आपको, ये रही, रेडियस ऑफ द अर्थ पता है आपको, यहाँ पुट कर दो दोनों को, स्क्वायर लगा के आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर यानी कि इस चीज का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। अब रेडियस ऑफ द, ये रहा ना ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी, ये रही, तो उसको पुट कर देते हैं। ठीक, ठीक, उसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा आंसर। सॉल्व करके कितना आ रहा है, सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3.37 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हो गया आंसर, सिंपल क्वेश्चन, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन ये होमवर्क कर लेना, 4 होमवर्क है, इन सबके आंसर भी दे रखे हैं, ये रहे बेटा, इसका आंसर दे रखा है, इसका इसका इसका, इसका। ग्राउंड फोर्स और फोर्स में कन्वर्ट करने आता ही है आपको। ठीक है, बताया मैंने, क्लास में बताया। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं भाई ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड अच्छा टॉपिक है, थोड़ा समझने में दिक्कत देता है क्योंकि एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक, चलो पढ़ते हैं।
ग्रेविटेशनल फील्ड होती क्या है? होती क्या है? पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, इट इज द स्पेस around the mass in which another mass will experience the force of attraction due to first mass is called the gravitational field of first mass। है सर, कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया तो बेटा समझते हैं। अगर दुनिया में कोई भी मास ले लो, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, एक दुनिया में कोई भी मास है, तो मैंने भी ले लिया एक मास, ये एम, ठीक है, एक मास एम ले लिया। इसके चारों तरफ बेटा एक रीजन जनरेट हो जाता है। मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ऐसा रियल में नहीं होता, फील्ड वील्ड दिखती है नहीं, ठीक है। तो हम एक मान लेते हैं कि एक मास है, उसके चारों तरफ एक रीजन जनरेट हो गया है, एक रीजन जनरेट हो गया है इसके चारों तरफ। और उस रीजन में अगर कोई दूसरा मास आएगा, उस रीजन में अगर कोई दूसरा मास आएगा, तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये तो हमें पता ही है, किधर लगेगा भाई? टुवर्ड्स मास लगेगा। ठीक है, मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? यही बेटा जो रीजन जनरेट हुआ है ना, ये जो रीजन जनरेट हुआ है, ये जो रीजन जनरेट हुआ है, यही है बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड है किसकी? है स्मॉल, इस वाले मास की, ये वाला मास, सेंटर वाले मास के, सेंटर वाले मास की वजह से। मतलब एक जो मास, ये वाला जो मास है, एक दोबारा सुनेंगे, ये वाला जो मास है, को दुनिया में कोई भी मास है, उसके चारों तरफ एक रीजन क्रिएट हो जाता है, एक रीजन क्रिएट हो जाता है, और उस रीजन के अंदर कोई दूसरा मास आ जाता है, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, उसके ऊपर फोर्स लगता है। और इसी रीजन को बेटा क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। किसकी है ये इस वाले मास की ग्रेविटेशनल फील्ड है। इस वाले मास की भी कुछ होगी, इस ये छोटू मास है, इसकी भी कुछ होगी ग्रेविटेशनल फील्ड इसके चारों तरफ। ठीक है, तो अभी मैं इस वाले मास की बात कर रहा हूं। तो दुनिया में जितने भी मास हैं, ये उसके चारों तरफ एक रीजन जनरेट हो जाता है, एक रीजन जनरेट हो जाता है। और उस रीजन में अगर कोई दूसरा मास आ जाएगा, तो उस मास के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और उसी रीजन को बोल दिया हमने क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? कुछ नहीं, बस एक रीजन है, एक स्पेस है। ठीक है, ठीक है, किसके चारों तरफ? जो किसी भी मास है उसके चारों तरफ का एक रीजन है, उसको बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक, कितनी है ग्रेविटेशनल फील्ड? कम है या ज्यादा है? स्ट्रॉन्ग है या वीक है? ये कैसे बताएंगे? ये बताएंगे हम एक अनदर क्वांटिटी से, जिसको बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, उसको बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड है? स्ट्रॉन्ग है, वीक है, वो हम इस ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इस क्वांटिटी को ई। ई जितना ज्यादा, उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और ई जितना कम, उतनी वीक हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक, अब इसको डिफाइन करने का क्या तरीका है? इसको डिफाइन करने का क्या तरीका है? इसको डिफाइन देखेंगे और से। ठीक है, तो द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कह लो या स्ट्रेंथ कह लो, बात एक ही है। द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, मुझे अभी अभी समझ में आएगा, स्किप मत करना, इस फास्ट फॉरवर्ड मत करना, आराम से चलने देना, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए नया है, तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। ठीक है, तो समझते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द gravitational field is defined as the force experienced
by unit test mass placed at that point। है सर, कुछ समझ तो आया नहीं। मतलब देख, चल देख, देखो देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये एक मास मैंने बना लिया, ठीक है भाई। तो ये यहां पर ये कर दिया भाई, ठीक है। ये क्या है, ये एक मास है, सेंटर पे एक मास रखा है, और इसकी वजह से यहां पर ये पूरे रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस हो गई। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या चीज है, ग्रेविटेशनल फील्ड एक स्पेस में एक एरिया, स्पेस में एक रीजन है, स्पेस में एक एरिया है, या वॉल्यूम कह लो, एक रीजन कह लो, रीजन इज अ गुड वर्ड। तो यहां पर एक रीजन प्रोड्यूस हो गया है इस मास के चारों तरफ, उसको ग्रेविटेशन फील्ड बोल रहे हैं। और रीजन इस तरीके का है, यदि यहां पर कोई दूसरा मास आ गया तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। तो भाई अच्छा, मुझे निकालनी है पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड, मुझे निकालनी है पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। कि पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, वैसे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलूंगा मैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वो कभी कभी ग्रेविटेशनल फील्ड निकल जाता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पी पॉइंट पर, ये जानना है कि कितनी है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक मास लेकर आएंगे, टेस्ट मास। टेस्ट मास क्या चीज है, टेस्ट मास क्या चीज है, टेस्ट मास, टेस्ट मास है एक बहुत ही छोटा यूनिट मास। और इस तरीके से ये मास है कि ये आपस में कोई हाइपोथेटिकल है, इस तरीके का मास है कि ये जो है कोई ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है अपनी, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो जीरो है, जीरो है। अगर इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होती तो ये वाली जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको अफेक्ट कर जाती। इस वजह से हमने ये अज्यूम किया है अपनी कैलकुलेशन को इजी और एनालिसिस को इजी करने के लिए कि जो मास है, जो टेस्ट मास है, उसकी कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, यानी टेस्ट मास, ठीक है। तो हम क्या करें, लेकिन हम पुट कर, चलो देखते हैं आगे, देखते हैं, ठीक है। तो पी पॉइंट पर मेरे को ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी थी, तो मैंने क्या किया, पी पॉइंट पर एक टेस्ट मास रख दिया, और ये देखा ये टेस्ट मास, इस टेस्ट मास पे कितना फोर्स लग रहा है, इस टेस्ट मास पे कितना फोर्स लग रहा है, लेट्स से एफ फोर्स लग रहा है टेस्ट मास पे। और फोर्स किधर लगेगा भाई, फोर्स तो हमेशा सेंटर टुवर्ड्स थी, टुवर्ड्स इस वाले मास की तरफ लगेगा ना, टुवर्ड्स द सेंटर, न्यूटन का लॉ है, ठीक है। तो कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है भाई, कितनी है, कितनी है, कितना फोर्स लगा, एफ लगा, किस पर लगा, एम नॉट पे लगा, तो डिवाइडेड बाय एम नॉट, डिवाइडेड बाय एम नॉट। तो ये आपके आ गई ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है, इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है एफ बाई एम नॉट, या एम कह लो, एम या एम नॉट, ठीक है। क्या है भाई, किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड बतानी है, उस पॉइंट पर आपको एक मास रखना है, और फिर देखना है कि उस मास पर कितना फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स को डिवाइड कर देना है यहां पर जो मास रखा है उसी से। तो क्या आ जाएगी भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी। ये ई क्या है, ई क्या है, अच्छा वेक्टर फॉर्म में देखी जाए तो ये वेक्टर फॉर्म में लिख दो, ये फोर्स इज अ वेक्टर, इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशन फील्ड इज अ वेक्टर, ठीक है। तो ये ई क्या चीज है, ई क्या चीज है, ध्यान से, ई क्या चीज है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किसकी वजह से, ड्यू टू एम, स्पेंटर पे जो मास रखा है उसकी वजह से है, उसकी वजह से है, ठीक है भाई। चलें आगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो आगे, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड समझ में आ गई। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, एक रीजन है, एक मास के चारों तरफ एक स्पेस में एक रीजन प्रोड्यूस हो जाता है, इस तरीके का रीजन है। यदि उसमें कोई दूसरा मास आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। कितना फोर्स, कितनी है स्ट्रेंथ, वीक कितनी है ग्रेविटेशनल फील्ड, ज्यादा है कम है, ये बताते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से। वो क्या होती है, वो होती है बेटा फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय एम नॉट, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर अगर ग्रेविटेशन फील्ड निकालनी है इंटेंसिटी, तो उस पॉइंट पर एक मास रखो, मास रखो, मास पे कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, डिवाइडेड बाय वही मास कर दो, तो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पता चल जाएगी, ठीक है। अभी आगे देखते जाओ, बने रहो, समझ में आएगी चीजें। एक बार में थोड़ी सी दिक्कत देती है, बने रहो, क्वेश्चन करेंगे आगे, आर्टिकल करेंगे तो समझ में आएगी चीजें, ठीक है भाई। चलिए
ठीक है भाई, अगला पॉइंट। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताती क्या है भाई? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताती क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये बताती है, ये एक मेजर इज द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये बताती है कि कितनी स्ट्रेंथ है ग्रेविटेशन, वीक है या फिर स्ट्रांग है, ये बताती है ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। इनसाइड इट कर दो, इनसाइड इट। ठीक है, ये क्या बताती है? ये मेजर बताती है, स्ट्रेंथ बताती है कितनी ग्रेविटेशन फील्ड है, वीक है या फिर स्ट्रांग है ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है भाई। अच्छा, अगला पॉइंट वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। ये ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, लिख देते हैं, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन क्या होगी? किसी भी पॉइंट पे। अच्छा, किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन मतलब अगर मैं निकालना चाहूं क्यू पॉइंट पे डायरेक्शन, क्यू पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा मैं? क्यू पॉइंट पे क्या रखूंगा? एक मास रखूंगा, लिख दिया मास एम नॉट। उस मास पे कितना फोर्स लगेगा? किधर लगेगा भाई? इसकी तरफ ही लगेगा, इसकी तरफ ही लगेगा फोर्स, इसकी तरफ लगे तो उस फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वही आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। यहां से पता चल रहा है जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। और फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड्स एम होगी। और फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड्स एम होगी। फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड्स एम होगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? टुवर्ड्स द फोर्स होगी। किस पर फोर्स? टेस्ट मास के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन। और ओ उसकी डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड्स द मास होगी, टुवर्ड्स दी ये वाले मास होगी जिस मास की वजह से ये ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, चलो तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ gravitational field intensity is towards the direction of force experienced by the test mass that is ब्रैकेट में लिखूं towards the mass producing the field। ठीक है, स्किप मत करो, जो लिख रहा हूं उसको आप फोकस करो, क्या लिख रहा हूं, स्किप मत करो जो लिख रहा हूं। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी भाई? फोर्स की डायरेक्शन के मतलब क्या है? अगर मुझे क्यू पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लिया है तो क्यू पॉइंट पे मैं क्या रखूंगा? एक मास रखूंगा, लिख दिया मैं उस मास पर कितना फोर्स लग रहा है, उस मास पे लेट्स से इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी, इधर ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी होगी? जितना फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय ये वाला मास। ठीक है भाई, और ये फोर्स किधर लगेगा? फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द एम, ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें बताया कि फोर्स किधर लगता है? टुवर्ड्स द अनदर मास। ठीक है, चले, ठीक है भाई, यहां तक की बात क्लियर। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट बताओ, एसआई यूनिट बताओ। द एसआई यूनिट ऑफ ई इज ई। ई का फॉर्मूला क्या? ई का फॉर्मूला है बेटा एफ डिवाइडेड बाय एम। तो फोर्स की यानी कि न्यूटन और एम यानी कि केजी, न्यूटन पर केजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, न्यूटन पर केजी, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई। अच्छा, और एक चीज बताओ मुझे, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। एफ क्या होता है बेटा? न्यूटन, एफ इज इक्वल टू एम ए। और फोर्स डिवाइडेड बाय मास क्या हो जाएगा? ए। यानी कि ये वाली जो ये एक्सेलरेशन की यूनिट और इसकी यूनिट बराबर ही तो होगी, तो या तो ये कह लो या फिर कह लो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट वही आ रही है, मतलब ई की जो यूनिट है वही आ रही है जो एक्सेलरेशन की यूनिट आ रही है। क्यों? क्योंकि ई भी तो फोर्स बाई मास ही है। ठीक है, चलो देखते हैं, अभी देखेंगे, से मजा आएगा, चीजें देखेंगे, बढ़िया। ठीक, चलो
अच्छा, सीजीएस यूनिट बताओ। सीजीएस यूनिट ऑफ ई इज, न्यूटन की कितनी होती है, डाइन। मास की कितनी होती है सीजीएस में, ग्राम। और क्या कह लो, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एसेलरेशन है ना। ठीक है, चलो डायमेंशन और बता दे भाई, डायमेंशन और बता दो। ई की डायमेंशन कितनी होगी। अरे जो एसेलेरेशन की डायमेंशन होगी, एसेलेरेशन की डायमेंशन कितनी होती है, ऊपर क्या है बेटा, मीटर है, मीटर यानी कि लेंथ है, नीचे क्या है, टाइम है, तो टाइम का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, तो एल लेंथ डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर, यानी कि एल टी -2 हो जाएगी। ठीक है ना, कोई समस्या तो नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अगला पॉइंट, यदि ये जो टेस्ट मास मैंने रखा है, देखो गौर से ना, इफ द टेस्ट मास एम नॉट जो रखा है मैंने किसी भी पॉइंट पर, इज फ्री टू मूव, ठीक है, यदि यहां पर जो टेस्ट मास रखा है मैंने, अरे ये रहा टेस्ट मास, ये फ्री टू मूव है, मूव कर सकता है, मूव कर सकता है, और इस पर फोर्स लगेगा, और इस पर फोर्स लगेगा जैसे ही टेस्ट मास को मैंने पी पॉइंट पे रखा, और पी पॉइंट क्या है भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड, इस वाले मास की वजह से, एम मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अंदर है पी पॉइंट, और उस पी पॉइंट पे अगर मैंने मास रख दिया और ये मास फ्री टू मूव है और इस पर फोर्स लग रहा है, तो ये मूव कर जाएगा, मूव कर जाएगा, और इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, इसका फोर्स डिवाइडेड बाय मास, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना। ठीक है, तो यदि टेस्ट मास फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव है यानी कि ये रहा बेटा, ये रही मेरी एम सेंटर पे, अच्छा इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये रही साहब, ये रही ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, इस मास की वजह से, और इस मास की वजह से पी पॉइंट पर मैंने एक रख दिया एम नॉट, और एम नॉट मूव कर सकता है, और एम नॉट पे एक फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, टुवर्ड्स एम लगेगा, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ये एम नॉट फ्री टू मूव है, तो इसमें एक्सेलरेशन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे कितनी होगी, फोर्स डिवाइडेड बाय एम नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो निकालते थे पी पॉइंट पे, कैसे निकालते थे, एक टेस्ट मास रखते हैं, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पे टेस्ट मास रखेंगे, एम नॉट रख दिया भाई, इस एम नॉट पे फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, एफ लग रहा है, और डिवाइडेड बाय वही मास कर देंगे एम नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी एट पॉइंट पी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत। और एफ बाई एम क्या हो जाएगा बेटा, एफ बाई एम नॉट ही तो एसेलरेशन हो जाएगा, किसका, टेस्ट मास का एसेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, तो मैं क्या कह सकता हूं, दस दस द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी स्किप ना करें, द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल, वर्ड को पे फोकस करो जो लिख रहा हूं, ग्रेविटी, द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट इज किसके बराबर, इज इक्वल टू द फ्री एक्सेलरेशन प्रोड्यूस produced in the test mass when placed at that point, मतलब gravitational field intensity is equals to the acceleration of the free acceleration of the test mass placed at that point। ठीक है, चले, चले भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे की बात करते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी समझ में आ गई, ग्रेविटेशनल फील्ड समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है तो बताएं। और इसको लाइव में जाना की बहुत कोशिश है, मेरा मन है लाइव जाने का, बिकॉज लाइव में हम डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये समझ नहीं आया, रिपीट कर दो। ठीक है, लाइव जाने का मेरा बहुत मन है। ठीक है, तो चलो आप कमेंट करके ये बताना कि लाइव जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लाइव क्लास लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, चलो अब हम निकालेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास की वजह से कितनी आती है, चलो देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल, मैं कॉपी कर लेता हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू पॉइंट मास। पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आती है? बेटा यहां तक जो पढ़ाया है वो इस लेक्चर में, यहां तक जो पढ़ाया है वो सब में है, बोर्ड्स में भी है, कॉम्पिटिशन में भी है, स्किप ना करें, ठीक है। तो क्या करना है, एक मास लिया मैंने, ये रहा, ये रहा एक पॉइंट मास है कैपिटल एम। इस पॉइंट मास की वजह से पी पॉइंट पर, ये रहा पी पॉइंट, जो कि पी पॉइंट, ये रहा पी पॉइंट जो कि आर डिस्टेंस दूरी पर है, उस पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। पी पॉइंट इस मास की वजह से, इस कैपिटल एम की वजह से पी पॉइंट पर, जो कि आर डिस्टेंस दूरी है, उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो निकालते हैं भाई, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, पी पॉइंट पर एक टेस्ट मास रख देंगे, एक पी पॉइंट पर एक टेस्ट मास रख देंगे। ले भाई रख दिया टेस्ट मास। इस टेस्ट मास के ऊपर ये वाला जो ये मास है, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा भाई? अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। कितना फोर्स लगाएगा? लेट्स से एफ लगा रहा है, एफ लगा रहा है। तो ग्रेविटेशनल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू किसकी वजह से? कैपिटल एम की वजह से है। एट पॉइंट पी पर, टी पर वो कितनी होगी? वो कितनी होगी? लेट्स से ई बोल दिया मैंने, ई बोल दिया मैंने, और ई की वैल्यू कितनी होगी? कितना मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं अभी बस, फोर्स डिवाइडेड बाय एम नॉट। फोर्स डिवाइडेड, जितना कितना फोर्स लगेगा इस एम नॉट पे, कितना फोर्स लग रहा है? एफ से लग रहा है, डिवाइडेड बाय है जो मास रखा है वही कर देंगे। और तो इस वाले मास की वजह से पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आ गई, ठीक है। कितना फोर्स लगाता है भाई? कितना फोर्स लगाता है? फोर्स बिटवीन टू मासेस लगता है gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो पहला मास ये रहा, दूसरा मास ये रहा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस यानी कि आर स्क्वायर। तो लिख लेता हूं g पहला मास, दूसरा मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। अच्छा दूसरा मास m नॉट है, डिवाइडेड बाय m नॉट, ठीक है। तो m नॉट से m नॉट गया, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ गई कितनी? gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ठीक है, डायरेक्शन बता सकते हैं आप? डायरेक्शन बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशन फील्ड की डायरेक्शन होती है। फोर्स की डायरेक्शन किधर है भाई? इधर है, यानी कि टुवर्ड्स कैपिटल एम है, तो इसकी डायरेक्शन भी किधर होगी भाई? टुवर्ड्स, टुवर्ड्स कैपिटल एम, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। लेकिन आपको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन में आ जाता है। तो वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में तो हमने क्या किया था, ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, चलो मैं दोबारा बना लेता हूं। एक मास है ये रहा, इस मास की वजह से पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड बतानी है, और पी पॉइंट वेक्टर फॉर्म में। पी पॉइंट कितनी दूर है भाई? पी पॉइंट कितना दूर है? पी पॉइंट कितना दूर है? पी पॉइंट यहां से आर वेक्टर, आर वेक्टर देख लेना क्या बना रहा हूं, आर वेक्टर इज दिस वेक्टर, ये रहा आर वेक्टर, दिस इज द आर वेक्टर फ्रॉम एम टू पी, ठीक है। आर वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना, ठीक है। तो कितनी आई है इलेक्ट्रिक फील्ड भाई? ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर फॉर्म में लिखनी है। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मैग्नीट्यूड लिखना पड़ता है और उसकी डायरेक्शन लिखनी पड़ती है, डायरेक्शन लिखनी पड़ती है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो ये रहा बेटा, मैग्नीट्यूड तो ये रहा, तो मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही लिख देता हूं मैं, ये रहा भाई मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये रहा मैग्नीट्यूड, ये रहा मैग्नीट्यूड, ठीक है। डायरेक्शन कैसी है भाई? डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन है बेटा इस पॉइंट, ऐसे आ रही है, टुवर्ड्स एम आ रही है, टुवर्ड्स एम आ रही थी, टुवर्ड्स एम आ रही थी, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। देखना, और जो एफ की डायरेक्शन होती है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। एफ टुवर्ड्स एम है तो ई भी टुवर्ड्स एम होगी, है ना? होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो जो ई है वो टुवर्ड्स एम आ रहा है, यानी कि ई किसके, आर के, देखना आर के अपोजिट आ रहा है ना। आर किधर है? आर ऐसे है तो ई ऐसे है, तो आर के अपोजिट है ई की डायरेक्शन। तो जो ई की डायरेक्शन है वो आर के अपोजिट, तो डायरेक्शन लिख रहा हूं मैं, डायरेक्शन लिख रहा हूं अपोजिट टू आर। आर की डायरेक्शन किधर है? आर की डायरेक्शन है, जो आर की डायरेक्शन ये रही आर कैप, आर की डायरेक्शन, अबे भाई आर की डायरेक्शन आर कैप हो गई ना, आर कैप इज आर की डायरेक्शन। लेकिन जो ई है, ई की डायरेक्शन कितनी है?
माइनस आर कैप, जो आर की डायरेक्शन के उसके अपोजिट, तो आर की डायरेक्शन है आर कैप और अपोजिट डायरेक्शन यानी माइनस आर कैप। ठीक, चल भाई। तो जो आपकी जो ई आया है इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस का जी एम अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर कैप। ठीक है, समटाइम्स ये फॉर्मूला आपको देखने को मिल सकता है बुक वगैरह में। ठीक है, चलो अच्छा एक बार बताओ वेक्टर क्या होता है। जैसे ए वेक्टर यहां पर लिखता हूं, ए वेक्टर क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, ए वेक्टर नहीं, सॉरी, किस यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यही तो होता है। तो आर कैप क्या होगा, आर कैप क्या होगा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। तो बेटा तो बेटा देखेंगे और से, अगर आर कैप को अगर आर कैप को क्या लिख सकता हूं, आर वेक्टर लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय आर मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं। तो बेटा ई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, माइनस का जी एम अपॉन आर का क्यूब हो गया इंटू आर वेक्टर हो गया। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं बेटा अगले आर्टिकल, यानी कि रिंग की वजह से कितनी आती है मैग्नेटिक फील्ड। ये डेरिवेशन नहीं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कंपटीशन का है। देखते हैं इस, तो अनदर आर्टिकल इज रिंग है, एक बेटा रिंग है, रिंग, और ये रिंग है जिसका मास m है, जिसकी रेडियस r है। इस रिंग की वजह से इसकी एक्सिस के p पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। इसका जो कंपटीशन का टॉपिक है, ये कंपटीशन का है, मैं लिख देता हूं। फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस जो बता रहा हूं वही है। डेरिवेशन का अगर जिसका मन है कमेंट सेक्शन में डाल देना, डेरिवेशन भी करवा दूंगा। ठीक है, इंटीग्रेशन से होगा ये, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जो पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आती है पी पॉइंट पर, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो होता है बेटा जी एम एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ठीक है, पी पॉइंट पर यानी कि इस पॉइंट पर, जो कि किसकी तरफ किधर आती है, डायरेक्शन बता दो सर, डायरेक्शन आती है टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द रिंग, यानी कि यहां लिख देता हूं टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलो, तो सेंटर पे कितनी हो जाएगी अगर बताना, सेंटर पे कितनी हो जाएगी, सेंटर पे बता दो, सेंटर पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेंटर पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब एक्स की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो 0 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है भाई, अच्छा, ठीक है भाई, तो यहां पर जा रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, तो कहां पर मैक्सिमम कितनी होगी, यहां पर 0 है, यहां पर जा रहा हूं कुछ होगी, यहां इस पॉइंट पे कुछ होगी, 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 तो मैक्सिमम किधर होगी, मैक्सिमम होगी बेटा, आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। तो जो मैक्सिमम होगी ई मैक्स कितनी होगी, पहले तो ये देख लेना, 2/2√3 जी एम अपॉन आर स्क्वायर। कॉम्पिटिशन का है, कॉम्पिटिशन में ही आ सकता है। ठीक है, ठीक है, कहां पर होगी, एट जब एक्स की वैल्यू रेडियस ऑफ रिंग डिवाइडेड बाय √2 हो जाए। मिनिमम मैक्सिमा से निकलता है, ये मैथ का एक टूल है, उससे निकलता है। ठीक है, डिफरेंशिएट करके डी ओवर डी एक्स को 0 पुट करना पड़ेगा, फिर एक्स की वैल्यू जो आएगी उस पर जो ई है वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं r/√2 पर चले जाऊं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, ग्रेविटेशनल फील्ड है वो ई मैक्सिमम होगी, कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक है, तो एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ है, ये आपको याद रखना है। r/2 पर जब x की वैल्यू r/2 हो गई तो e की वैल्यू कितनी हो गई, e मैक्स हो गई, कितनी हो गई, इतनी हो गई। r/2 तक बढ़ेगी, उसके बाद घटने लग जाएगी। चाहे रिंग ऐसे है, रिंग ऐसे है, रिंग ऐसे रखी हुई है बेटा, रिंग ऐसे रखी, चाहे इधर चले आओ, इधर अगर रिंग के इधर जाओगे तो प्लस है, रिंग के इधर जाओगे माइनस, दोनों में सेम ही चीज आ रही है, यानी कि इधर चले आओगे तो भी आपकी मैक्सिमम आ रही है। r/2 तक बढ़ रही है, फिर उसके बाद घटना चालू हो गई। ठीक है, चलो अगला टॉप। अब डिस्क है बेटा, एक यूनिफॉर्म डिस्क है, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आती है बेटा, इतनी आती है। डिस्क की एक सेंटर से
सेंटर से ये डिस्क है, लेट्स से ये डिस्क है, इस डिस्क के सेंटर से पी पॉइंट पर कितनी आती है ग्रेविटेशनल फील्ड, कितनी आती है सेंटर से इतनी आती है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, कंपटीशन का है, अगेन कंपटीशन का है ये टॉपिक, ठीक है। सेंटर पे अगेन आपकी जीरो हो जाएगी, जो इस x को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, अंदर मल्टीप्लाई कर देना, फिर x की वैल्यू जीरो डाल देना, सेंटर पे आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है भाई। 2gm अपॉन एक्स किधर आएगी, टुवर्ड दी सेंटर आई, कितनी आएगी, इतनी आएगी। मास है डिस्क का मास m है, डिस्क की रेडियस r है, x सेंटर से डिस्टेंस है x, तो g क्या है, कैपिटल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट r है, ठीक है। इतनी आती है, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे बेटा शेल की वजह से, एक थिन शेल है, थिन शेल है बेटा, थिन पतला एक स्फेरिकल शेल है, उसकी वजह से कितनी आती है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ये सबको करना है, ये सबको है तो कंपटीशन का, लेकिन सबको करना है, ठीक है। तो एक शेल है, शेल तो मेरे को पी पॉइंट पे निकालनी है, जो कि आउटसाइड द शेल है, इसका मतलब जो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो मैंने आर ली है, ठीक है, और कैपिटल आर इसकी रेडियस है। तो आउटसाइड वाले पॉइंट्स के लिए जो ये आर है हमेशा इस रेडियस से ज्यादा हो जाएगा, तो आर इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो बेटा इस वाले केस में तो हम जो पूरी जो कितनी आती है पी पॉइंट पर, पॉइंट मास की वजह से कितनी आती है, पॉइंट मास की वजह से जीएम अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वजह से भी कितनी आएगी, अरे क्या हो गया, इसकी वजह से भी कितनी आएगी, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। मतलब जो स्फीयर है उसका सारा मास हम सेंटर पे मान लेंगे और इसको पॉइंट मास अज्यूम करते हुए निकाल लेंगे पी पॉइंट पर, पॉइंट मास को अज्यूम करते हुए इसका फॉर्मूला लगा देंगे, तब भी वही वैलिड है किस वाले पॉइंट्स के लिए, आउटसाइड द शेल के लिए, ठीक है। अगर आउटसाइड द शेल आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो इस पूरे शेल का मास सेंटर पे अज्यूम करते हुए एक पॉइंट मास, शेल को एक पॉइंट मास अज्यूम करते हुए आप फॉर्मूला लगाओगे ना, पॉइंट मास वाला फॉर्मूला ही लग जाता है इस वाले केस में। याद करने का तरीका है, आता कैसे है, इसका डेरिवेशन है, गॉस लॉ से आता है, आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ रिजल्ट पता होना चाहिए। किधर आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द शेल, ईपी, पी पॉइंट पे, ठीक है भाई। कितनी आती है, इतनी आती है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि ये वाली डिस्टेंस है, ठीक। चलो सरफेस पे कितनी आएगी, सरफेस पे, अच्छा सरफेस पे पी पॉइंट रख दिया, सरफेस पे इस पॉइंट पे कितनी आएगी ग्रेविटेशन फील्ड, तो इस जो आर की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगी, तो यहां पर आर आई, ठीक है। अंदर कितनी हो जाएगी, अंदर किसी पॉइंट पर अगर अंदर निकालनी है, अंदर किसी भी पॉइंट पर निकालनी है तो अंदर ग्रेविटेशन फील्ड हमेशा जीरो होती है एक थिन शेल की वजह से, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं, ये गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से आता है, ये वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं, स्कूल में तो नहीं आएगा, कॉम्पिटिशन में आने के चांसेस ज्यादा हैं। चलो अब एक ग्राफ, ठीक है। तो बेटा आउटसाइड द शेल देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, इनसाइड आपकी जीरो है, तो एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। किसके बीच का है ये, ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है। जब आर हमारा कैपिटल आर हो गया, यानी कि ठीक है आर ई क्यों लिख दिया, ठीक है। तो जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर है, मतलब ये वाला जी, एक सेकेंड तो आर की वैल्यू यदि ग्रेटर देन आर है, आर इज ग्रेटर देन आर है, इसका मतलब क्या है, आउटसाइड द शेल है, तो जो ई है वो कैसा है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए कैसा ग्राफ बनता है, ऐसे ग्राफ बनता है, बना लिया ये रहा। तो यहां पर जो ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, और ये वाली जो ये क्या चीज है बेटा, आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर के लिए ये वाला जो पोर्शन आ गया, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है वो आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर के लिए, ठीक है। जब आर की वैल्यू लेस देन आर हो जाए तब क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या है, जब आर की वैल्यू लेस देन आर है और जो सेंटर वाला पोर्शन है इस पॉइंट पर आर की वैल्यू इज इक्वल टू आर है, ठीक है। तो जब आर की वैल्यू लेस देन आर है, तो इनसाइड द शेल है, ग्रेविटेशन फील्ड जीरो है, तो बेटा ये बन गया जीरो रहेगी, तो ये रहेगी जीरो, ठीक है। जब वेन आर इज इक्वल टू आर है, सरफेस पे अगर मैं बात करूं, तो कितनी आती है, जब आर बराबर है तो इतनी आती है, तो कितनी आती है, जब आर की वैल्यू आर हो जाएगी तो कितनी आती है,
जी एम अपॉन कितनी है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, तो यहां पुट कर दिया जी एम अपॉन, दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम पता चल रहा है। सरफेस पे आपकी मैक्सिमम है, उसके बाद डिक्रीज हो रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर से, और अंदर आपकी जीरो है। समझ में आई बात? ये आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद से ना, कैसे आए इस पर नहीं जाना है, आपके सिलेबस में नहीं है, एडवांस के सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिजल्ट है, अंदर जीरो होती है, अंदर जीरो होती है भाई, अंदर जीरो होती है। बाहर बाहर कैसे निकालेंगे, जेम अपॉन आर स्क्वायर से निकालेंगे, सेंटर से डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, चलो। हाँ भाई, अब थिक स्फेरिकल शेल, क्या थिक स्फेरिकल शेल, मोटी शेल है, स्फेरिकल शेल है लेकिन मोटी है। इसकी वजह से कितनी आती है, बाहर तो उतनी ही आती है जितनी पहले वाले केस में आती है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। एम क्या है, इस वाले का मास, आर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस। किधर आती है, टुवर्ड्स दी सेंटर आती है। ठीक है, एक स्फेरिकल थिक है, इसकी इंटरनल रेडियस है R1, एक्सटर्नल रेडियस है R2, मास कितना है M। बाहर किसी पॉइंट पर, बाहर किसी पॉइंट में, यानी कि जो R की वैल्यू है वो ग्रेटर देन R2 है, तो इस बाहर वाले पॉइंट्स के लिए जीएम अपॉन आर स्क्वायर लगती है। अच्छा, अब यहां पर कोई पॉइंट है इन दोनों के बीच में, R1 और R2 के बीच में कोई पॉइंट है, तो इसका मतलब जो R की वैल्यू है वो R1 और R2 के बीच में है। इस पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। R1 क्या है, R1 क्या है, ये वाली डिस्टेंस, इंटरनल रेडियस, R2 क्या है, आउटर रेडियस, और R क्या है, जिस पॉइंट पे निकालनी है उससे सेंटर की डिस्टेंस। ठीक है, M क्या है, मास ऑफ दी शेल, मास ऑफ द शेल। ठीक है, इनसाइड देखें तो इनसाइड बेटा किसी भी पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पे देख लो, इनसाइड हमेशा जीरो होती है। ये वेरी लेस इंपॉर्टेंट है, बस बता दिया है। ठीक है, अब देखते हैं सॉलिड स्फीयर केस में। अब हमारे पास जो स्फीयर है वो सॉलिड स्फीयर है, वो खोखला नहीं है, वो सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर केस में अगर आउटसाइड किसी पॉइंट की बात करूं, मतलब आर की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल आर है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, जिसका मास है एम, तो किसी भी आउटसाइड पॉइंट की बात करूं तो कितनी आ रही है, उतनी ही आ रही है आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कहां से लेनी, आर क्या है, सेंटर से जो डिस्टेंस है पी पॉइंट पर कितनी आ रही है ग्रेविटेशन फील्ड, इतनी आ रही है। किधर आ रही है, टुवर्ड्स दी सेंटर आ रही है। तीनों केस में यही था, मतलब बाहर वाले पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, जीएम अपॉन आर स्क्वायर निकालेंगे, आर की वैल्यू सेंटर से लेंगे, बस इतना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ठीक है, इतना है बाहर वाले केस में। ठीक है, सरफेस पे कुछ नहीं है, जो आर की वैल्यू है, जो आर की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगी, सरफेस पे पुट कर दी, सरफेस पे पॉइंट है तो आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पुट कर दिया, सिंपल है और कुछ नहीं है। ठीक है, अंदर, अंदर कितनी हो जाएगी, अंदर कितनी हो जाएगी सॉरी अंदर कितनी हो जाएगी, अंदर कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी अंदर, जीएम अपॉन आर, कैपिटल आर यानी कि रेडियस का क्यूब टाइम्स ऑफ द स्मॉल आर, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये कैसे आता है इस पर अब मैं अगेन नहीं जाना है, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, गॉस लॉ से आता है, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो मतलब बाहर अंदर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, बाहर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, डायरेक्ट बना देता हूं, ये रहा भाई ग्राफ, सॉलिड स्फीयर केस में ग्राफ है, किसके वर्सेस, ग्रेविटेशन फील्ड वर्सेस आर के बीच का ग्राफ है। यदि आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर, आर ये आर क्या है बेटा, रेडियस, रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, अगर जो आर है वो ग्रेटर देन आर है, आर इज ग्रेटर देन आर है, तो इसका मतलब आउटसाइड वाला पॉइंट है, आउटसाइड वाला पॉइंट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो बेटा ये रहा, ऐसा ग्राफ बनेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इनसाइड, इनसाइड के लिए आर की वैल्यू लेस देन आर हो जाती है, ये रहा बेटा इनसाइड वाला स्फीयर, इनसाइड वाले के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ये रहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और सरफेस पे इस पॉइंट पर जो दोनों बराबर है, ये सरफेस वाला पॉइंट है, सरफेस पे कितनी है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर है, सरफेस पे बेटा कितनी है, जीएम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर है। ठीक है, तो बेसिकली वही आ रहा है जो स्मॉल जी का वेरिएशन आ रहा था, विद स्मॉल जी का वेरिएशन आ रहा था, अगर याद हो तो। ठीक है, चले आगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक आध क्वेश्चन करते हैं, फिर हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल पे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले देखेंगे अर्थ का केस क्या है। अर्थ का, अर्थ भी तो एक सॉलिड स्फीयर है कि नहीं, अर्थ भी तो एक सॉलिड स्फीयर है भाई, है कि नहीं। अच्छा बताओ भाई, इन केस ऑफ अर्थ अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर, तो अर्थ का केस भी यही है। ठीक है, इन केस ऑफ द अर्थ, बना लूं एक बार, बना लेते हैं भाई, बना लेते हैं हम्म, ये रही भाई, ये अर्थ है हमारी अभी। ठीक है, ये रही अर्थ। ठीक है, इसको रफ, ओहो शिट मैन
ये अर्थ है तो ये कितना हो जाएगा, अरे यार ये हो जाएगा बेटा रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ की सरफेस पे नहीं, अर्थ की पी पॉइंट मतलब एक कोई भी यहां पर रखा हुआ है एक। ठीक है तो एक मिनट रुको, ये सब हटा देता हूं, ये सब हटा देता हूं। ठीक है, ठीक है। अर्थ भी तो एक सॉलिड स्फीयर है भाई, अर्थ भी तो एक सॉलिड स्फीयर है, तो अर्थ की किसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा एक अगर पी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशन फील्ड निकालनी है, तो पी पॉइंट पे क्या करूंगा, एक टेस्ट मास रख दूंगा, ले रख दिया रहे पी पॉइंट पे टेस्ट मास रख दिया। इस टेस्ट मास के ऊपर फोर्स लगेगा किधर, सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर टू द अर्थ, तो लिख दिया एफ। इस मास को अर्थ अट्रैक्ट, इस वाले मास को अर्थ अट्रैक्ट करेगी ना, फोर्स लगाएगी, तो जो एफ लगा रही है ये कौन लगा रही है, अर्थ। ये फोर्स किसकी वजह से, ड्यू टू अर्थ की वजह से, अर्थ की वजह से। तो पी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर डिवाइडेड बाय यही मास, तो इस वाले ऊपर कितना फोर्स लग रहा है भाई, एफ लग रहा है, एफ लग रहा है, कौन लगा रहा है भाई, ड्यू टू अर्थ, अर्थ लगा रही है, ड्यू टू अर्थ डिवाइडेड बाय यही मास कर देंगे, यही मास कर देंगे। ठीक है, जो अर्थ जो फोर्स लगाती है, अर्थ जो फोर्स लगाती है उसी को तो वेट बोलते हैं। किस पर फोर्स लगा रही है, ये इस वाले मास पे लगा रही है, तो वेट हो जाएगा इसका, तो ये लिख दू एम नॉट टाइम्स ऑफ जी लिख दू, डिवाइडेड बाय एम नॉट कर दूं, कोई दिक्कत, एम नॉट से एम नॉट गया तो ई बराबर जी आ गया भाई, ई बराबर जी आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, लिख देता हूं, हेंस द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी पूरा लिख रहा हूं दोनों चक्कर में, ऑफ द अर्थ एट एनी पॉइंट, पढ़ो लाइन क्या लिख रहा हूं, इज इक्वल टू द acceleration due acceleration produced in the freely falling body at that point। मतलब क्या है बेटा, अर्थ की वजह से जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर, वो किसके बराबर हो जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाती है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अर्थ के केस में हो जाती है, वैसे एक्सेलरेशन के बराबर होती है किसके, फ्रीली, जो अगर फ्रीली बॉडी के जो फ्रीली, हाँ ठीक है ना, चलो जो फ्री बॉडी अगर मूव कर सकती है। ठीक है, चलो हाँ भाई, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड व्हेन द फोर्स ऑफ इनर्शिया एक्ट्स ऑन द बॉडी ऑफ मास इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो एक फील्ड है हमारी, हमें नहीं पता कहाँ है, एक फील्ड है, ठीक है, उसमें एक फील्ड में हमने क्या रख दिया, एक 10 kg का मास रख दिया, ये पी पॉइंट है, इस पॉइंट पर मास रख दिया 10 किलो का, और उस मास के ऊपर, उस मास के ऊपर जैसी फोर्स, जैसी 10 किलो का मास रखा, उस मास के ऊपर फोर्स लगने लगा कितना, 10 न्यूटन का, 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का फोर्स लगने लगा उस मास के ऊपर। तो मतलब यहां पर जो है एक फील्ड है, एक फील्ड है, कहीं हमें नहीं पता कैसी फील्ड है, एक फील्ड है, एक फील्ड है, उस फील्ड में पी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे एक मास रखा है, वो मास है 10 किलो का मास है, उस 10 किलो मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कहीं भी लग सकता है, हमें नहीं पता डायरेक्शन किधर रखा मास, हमें सिर्फ फील्ड पता है, किसकी वजह से फील्ड है ये नहीं पता। ठीक है, तो आपको ये बतानी है कितनी फील्ड है, कितनी फील्ड है पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे जो फील्ड है, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय जो भी पी पॉइंट का मास है, तो फोर्स, फोर्स कितना है बेटा, तो मास कितना है बेटा 10 kg,
अरे फोर्स कितना है भाई, 10 न्यूटन। फोर्स कितना है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। किस पर लग रहा है, उसी जिस पर लगता है उसी को तो डिवाइड करते हैं। तो बेटा ये हो गया 10 आ गया न्यूटन पर केजी। ऊपर फोर्स है, नीचे केजी मास है, तो न्यूटन पर केजी या फिर एक्सीलरेशन की यूनिट भी आती है। ठीक है, न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ठीक है, अ बॉडी ऑफ मासेस 10 किलो, 1000 किलो। ठीक है, तो दो मासेस रखें बेटा, एक है 10 किलो का, ठीक है, और एक है बेटा आपका 1000 किलो का। वेरी गुड वेरी गुड। आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। बना लिया भाई, ये रहा भाई 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे, ये रही 1 मीटर की डिस्टेंस। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एट विच पॉइंट ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग हाँ देम द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जीरो। ठीक है, तो मतलब आपको ये बताना है कि जो लेट से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, कि इन दोनों पे यहाँ इसमें इन दोनों के बीच में किस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। ठीक है, पॉइंट मास की वजह से कितनी आती थी, पॉइंट मास की वजह से कितनी आती थी, याद है? नहीं याद है, ले देख ले भाई, मैं दोबारा पहुंच जाता हूं। नहीं याद है तो पॉइंट मास की वजह से तो आपको याद होनी ही चाहिए, सबकी वजह से होनी चाहिए बेसिकली। ये रही पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किधर आती थी भाई, कितनी आती थी, जीएम अपॉन आर स्क्वायर आती थी। जीएम अपॉन आर स्क्वायर आती थी किस तरफ, टुवर्ड्स टुवर्ड्स दी मास, टुवर्ड्स दी मास। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो देखते हैं भाई, देखते हैं। ठीक, तो बेटा इस वाले चल मैंने मान लिया ये पॉइंट है पी। इस पॉइंट पर जो पी पॉइंट है वो यहां से एक्स दूरी है, यहां से एक्स डिस्टेंस पर है, और यहां से कितना हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा, यहां से 1 - x हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। इस पी पॉइंट पर मैंने बोल दिया कि ग्रेविटेशन फील्ड जीरो हो रही है। इस पी पॉइंट पर बेटा ए की वजह से ग्रेविटेशन फील्ड किधर आएगी, ये रही बेटा ई, ए की वजह से, ए वाले मास की वजह से। अरे टुवर्ड्स, अरे इधर ही तो आती है, टुवर्ड्स द मास आती है ना। तो इस वाले पे जो 10 किलो का मास है, इसकी वजह से ग्रेविटेशन फील्ड इधर होगी, इस वाले मास की वजह से ग्रेविटेशन फील्ड इधर होगी। ई बी, ई बी बोल देता हूं, और दोनों बराबर होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी तो जीरो होगी पी पॉइंट पर। अरे पी पॉइंट पे बोला है ना जीरो होनी चाहिए, तो मैंने मान ली पी पॉइंट पे जीरो है। पी पॉइंट पे देखा तो इस ए वाले पार्टिकल की वजह से ग्रेविटेशन पॉइंट मास है ना बेटा, ये ए क्या है, पॉइंट मास है। पॉइंट मास की वजह से कितनी आती है, जीएम अपॉन तो ई ए कितनी हो जाएगी, जी मास एट ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, पी पॉइंट की डिस्टेंस, ए से पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है बेटा, एक्स है, तो कितनी हो जाएगी बेटा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये किधर आ रही है, किधर आ रही है, डायरेक्शन तो टुवर्ड्स ए ही आएगी। ठीक है भाई, मास ठीक है, तो बी। अच्छा, और ई बी कितनी आ रही है, ई बी कितनी आएगी, ई बी कितनी आएगी, बी भी तो पॉइंट मास है, बी भी तो पॉइंट मास है। पॉइंट मास की वजह से कितनी होती है, जी टाइम्स ऑफ द एम बी डिवाइड बाय द पॉइंट मास की, दोनों भी 1 - x का स्क्वायर। ये रहा बेटा, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 - x, दोनों बराबर होनी चाहिए, अपोजिट तो है ही, अपोजिट तो है ही, दोनों बराबर हो गई तो पी पॉइंट पे जीरो हो जाएगी। तो ई ए बराबर ई बी, भाई दोनों बराबर होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए, अपोजिट तो है ही रहे, इसकी वजह से इधर आ रही है, इसकी वजह से इधर आ रही है, दोनों ठीक है बराबर होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो पुट कर इसकी वैल्यू जी एम ए डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बराबर जी एम बी अपॉन 1 - x। ठीक है, जिससे से मास एट ए है 10 किलो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, मास एट बी है 1000 किलो, अरे ये रहा 1000 है, ये 10। ठीक है, 1 - x, 1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये यहां से ये गया तो कितना बचा, ये 1 - x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अंडर रूट ले लिया भाई, अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट ले तो +- 10 बचेगा, अंडर रूट लोगे तो +- 10 बचेगा। तो एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस है। 1 - x अपॉन दैट इज इक्वल टू 10, और 1 - x अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी, -10। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 - x इज इक्वल टू 10x, तो 1 इज इक्वल टू 11x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/11 मीटर में है ऐसा यूनिट। ठीक है, यहाँ से कितनी आ रही है, 1 - x इज इक्वल टू -10x, तो 1 इज इक्वल टू माइनस का 9x हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/9। तो दो वैल्यू आ रही है क्या सर, देखते हैं। माइनस का x का मतलब क्या है, माइनस का x का मतलब क्या है,
x की वैल्यू जो है माइनस है, ठीक है। तो हमने क्या लिया था, x a पॉइंट से p पर, ये थी ना x, तो माइनस x कितना हो जाएगा, पीछे की तरफ, a से पीछे की तरफ। तो अपना जो -1, अच्छा a से पीछे की तरफ देखेंगे तो a से पीछे की तरफ यानी इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पर -x अगर देखते हैं तो ये अपना जो आंसर आ रहा है, एक तो बोल रहा है 1/11, तो यहां से a पॉइंट से इधर x ही तो है, a पॉइंट से x, तो ये हो जाएगा बेटा 1/11, ठीक है भाई। और एक दूसरा बोल रहा है कि माइनस का 1/9, यानी कि a से कितना दूर, माइनस का 1/9 दूर, ये पॉइंट। इस पॉइंट पे देखते हैं, पीछे वाले पॉइंट पे देखते हैं, तो इस a की वजह से ग्रेविटेशन फील्ड इधर आएगी, दैट इज ई ए, ठीक है भाई। इस बी वाले की वजह से किधर आएगी, बी वाले की वजह से भी तो इधर ही आएगी, ई बी, तो दोनों की वजह से ऐड हो जाएगी ना भाई, ऐड हो जाएगी। तो इस वाले पॉइंट पे तो जीरो आ ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि ए पॉइंट की वजह से भी इधर आ रही है, बी पॉइंट की वजह से भी इधर आ रही है। तो इस वाले जो पीछे वाला पॉइंट है, इसकी वजह से तो पीछे वाले पॉइंट पे तो जीरो हो ही नहीं सकती। जीरो कब होगी, जब अपोजिट आएंगे जब तो जीरो होगी भाई, अपोजिट आएंगे जब तो जीरो होगी। इधर इधर अपोजिट आ रही है, इधर अपोजिट आ रही है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ये आप ट्राई करेंगे, होमवर्क दे देता हूं, ये वाला आपको ट्राई करना है, और डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। अगले लेक्चर के स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये पूरा क्वेश्चन मैं दे देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ट्राई करना, मैं बताऊंगा। टाइम अप हो गया, वरना मैं तो कराने के लिए मूड से ही था ये, ठीक है। वरना इसको नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। जो भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। आई टेक केयर ऑफ द डाउट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर लो भाई, कमेंट करो तरीके से, ठीक है। जो भी आपको फीडबैक देना है वो कमेंट के थ्रू दे दो तरीके से, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।